हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टैटिस्टिक्स बाय पूनम। तो जैसे कि आपको पता है, हमने नई सीरीज स्टार्ट की है आपके लिए। तो अब हम करने वाले हैं कुछ नए टॉपिक, जिसमें हम न्यूमेरिकल करने वाले हैं आज, जो कि है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशंस की कुछ न्यूमेरिकल्स। और ये न्यूमेरिकल्स प्लीज थोड़ा ढंग से समझ लेना। क्यों? क्योंकि आईआईटी जैम और गेट के क्वेश्चंस हैं। इवन नॉट इन आईआईटी जैम और गेट में आएंगे, ये सीएसआर नेट में भी आ सकते हैं, आपके किसी भी एमएससी एंट्रेंस में आ सकते हैं, आपके यहाँ तक कि ग्रेजुएशन लेवल पे भी आ सकते हैं, और यहाँ तक कि क्लास में भी आ सकते हैं। मतलब मैंने आपको पूरी लिस्ट दे दी कहाँ कहाँ आ सकते हैं, सो इनको प्लीज ढंग से कर लेना। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा न्यूमेरिकल है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पे। आईआईटी जैम का क्वेश्चन है, ये आया था 2015 में। ओके, सो इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, अ सिस्टम कॉम्प्रोमाइजिंग ऑफ एन आइडेंटिकल कंपोनेंट वर्क्स इफ एटलीस्ट वन ऑफ द कंपोनेंट वर्क्स। ओके, ईच ऑफ द कंपोनेंट वर्क विद प्रोबेबिलिटी 0.8। यहाँ पर बोला है कि हमारे पास टोटल जितने भी मतलब जितने भी हमारे पास आइडेंटिकल कंपोनेंट्स हैं वो है टोटल n। ओके, उसमें से ये है कि एटलीस्ट वन ऑफ द कंपोनेंट वर्क्स। एटलीस्ट वन क्या होता है? आपको पता है एटलीस्ट का मतलब क्या होता है? मतलब प्रोबेबिलिटी है कि एक तो करेगा करेगा, पर एक से ज्यादा भी करेंगे। मतलब एक तो है ही है, मतलब एक से कम नहीं होना चाहिए। ओके, ईच ऑफ द कंपोनेंट वर्क्स विद प्रोबेबिलिटी 0.8। मतलब जो प्रोबेबिलिटी है काम करने की वो 0.8 है, इंडिपेंडेंट ऑफ ऑल अदर कंपोनेंट्स। तो हमें बोला है कि द मिनिमम वैल्यू ऑफ n फॉर विच द सिस्टम वर्क्स विद प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट 0.97। तो हमें फाइंड आउट करना है कि किसके लिए प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट 0.97 काम करती है। तो पहले क्या करेंगे, हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी सिस्टम किसके लिए वर्क करती है, जिसमें हमने पहले लिख दिया था कि दैट प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट वन ऑफ द कंपोनेंट वर्क्स। ओके, क्योंकि हमारे पास ये प्रोबेबिलिटी गिवन है इसलिए हमने इसको लिखा। सो प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट वन ऑफ द कंपोनेंट वर्क्स, क्योंकि हमें सिस्टम की वर्किंग दिखानी है, तो हम क्या कर देंगे, वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नो कंपोनेंट वर्किंग। क्यों? मैं आपको बताती हूँ। मैंने आपको बताया कि प्रोबेबिलिटी x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। क्यों? फॉर एग्जाम्पल मैंने x ले लिया आपके नंबर ऑफ कंपोनेंट वर्क्स, ये मैंने कोई भी वो लिख लिया, मतलब रैंडम वेरिएबल ले लिया इस चीज को डिनोट करते हुए। तो मैंने इसको वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नो वर्कर क्यों लिखा? बिकॉज मैंने अभी बताया कि एटलीस्ट वन मतलब एक तो होगा ही, एक तो होगा ही होगा, इसलिए मैंने ग्रेटर देन लिखा है। ग्रेटर देन मतलब एक से बड़े तो होंगे, साथ में एक भी होगा, इसलिए मैंने इक्वल टू का साइन भी लगाया है। आप समझे क्यों? एटलीस्ट मतलब एक तो होगा ही होगा, उससे ज्यादा कितने भी आए। तो अगर मैं इसको माइनस कर दूं, आपने एक चीज पढ़ी होगी, अगर मैं इसको कर दूं वन अपॉन प्रोबेबिलिटी एक्स इज लेस देन 1, समझ आया? क्योंकि इक्वल टू यहाँ आ गया, यहाँ पर इक्वल टू नहीं आएगा। ठीक है, सो प्रोबेबिलिटी एक्स इज लेस देन 1। तो इसका क्या होगा मुझे बताना, एक्स इज लेस देन 1 में क्या बचता है हमारे पास? अगर नंबर लाइन है तो हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर में 1 के बाद क्या आता है? 0 ही आता है। नेगेटिव में तो हम जान नहीं सकते कि नेगेटिव -1 -2 तो नहीं जाएंगे ना। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास 1 के बाद क्या आता है? 0। तो 0 का मतलब क्या होता है? अगर इसी चीज में मैं देखूं तो इस चीज में क्या मतलब होगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नो। 0 का मतलब कोई भी काम नहीं कर रहा है। सो इस केस में प्रोबेबिलिटी ऑफ नो कंपोनेंट वर्क्स। अब समझ आया क्यों इसमें लिखा है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नो कंपोनेंट वर्क्स? समझ आया? ये पूरा कंसेप्ट क्लियर हुआ, हाँ या ना? ठीक है, अगर नहीं होता है कंसेप्ट क्लियर फिर से लिख देना, मैं इस इक्वेशन को फिर से समझा दूंगी। ओके, सो क्यों आया फिर से समझा देती हूँ। बिकॉज हमने यहाँ पर लिखा कि मैंने बोल दिया फॉर एग्जाम्पल मेरा एक्स है, बोल दिया कि एक तो होना ही चाहिए एटलीस्ट, साथ में उससे ज्यादा। तो एक तो है ही, मतलब एक तो इंक्लूड ही है। अगर मुझे इसको कन्वर्ट करना है तो मैं कर रही हूँ प्रोबेबिलिटी एक्स इज लेस देन 1। अगर फॉर एग्जाम्पल लेस देन इक्वल टू 1 कर देती हूँ तो मतलब 1 तो फिर कैसे आ सकता है? क्योंकि 1 तो इसके साथ भी जा रहा है, इसके साथ नहीं आ सकता ना। अगर यहाँ पर इक्वल टू साइन नहीं होता फॉर एग्जाम्पल, तब तो मैं कर सकती थी कि लेस देन इक्वल टू 1। बट अब इस केस में मैं इक्वल टू 1 नहीं करूंगी, मैं लेस देन 1 करूंगी। ठीक है, तो लेस देन 1 करूंगी और 1 से नीचे क्या होता है? 0। सो मीन 0 मीन्स कोई भी कंपोनेंट वर्क नहीं कर रहा है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नो कंपोनेंट वर्क्स। इतना समझ आया? अब इस चीज को खत्म करने के बाद अब हम लिखेंगे 1 माइनस 0.8 रेज़ टू पावर n। ओके, ये फॉर्मूला है इस चीज को लिखने का। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें लिखा है कि 1 माइनस 0.8 क्यों लिखा? बिकॉज इसमें लिखा है कि नो कंपोनेंट वर्क्स। हमें वैल्यू दी हुई है एटलीस्ट वन ऑफ द कंपोनेंट वर्क्स, इतना पता है आपको। हमें वन ऑफ द कंपोनेंट वर्क्स लिखा है कितना, रुकिए जरा, हाँ, यहाँ पर लिखा है कि ईच ऑफ द कंपोनेंट वर्क विद प्रोबेबिलिटी 0.8। मतलब हर कोई जो है वो वर्क कर रहा है 0.8 की प्रोबेबिलिटी के साथ। बट उसमें से लिखा है हमें प्रोबेबिलिटी वन कंपोनेंट नोट वर्क। अब देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ कंपोनेंट वर्क्स प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नो कंपोनेंट वर्क्स इज इक्वल टू कितना है? 1। मतलब काम करेगा नहीं करेगा इक्वल टू 1 होती है। जैसे आपको पता है ना प्रोबेबिलिटी ऑफ ई
प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कैप, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई जो मतलब समझ लो पॉजिटिव वैल्यू है या नेगेटिव वैल्यू इज इक्वल टू 1। सो यही केस मैंने यहाँ पे किया कि प्रोबेबिलिटी है कि कोई काम कर रहा है और कोई काम नहीं कर रहा है, उसकी प्रोबेबिलिटी 1 है। अब मुझे ये वाली प्रोबेबिलिटी निकालनी है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ नो कंपोनेंट वर्क क्या हो जाएगी, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ कंपोनेंट वर्क, और मुझे वैल्यू किसी की दी हुई है, ये याद रखना, प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 1 वर्क्स। गॉट इट। सो मैंने 1 माइनस 0.8 कर दिया। अब समझ आया क्यों किया। सो 1 माइनस 0.8 किया। अब इसके ऊपर n क्यों आया मैं बताती हूँ। n इसलिए आया क्योंकि इसमें बोला था कि ईच ऑफ द कंपोनेंट वर्क्स विद प्रोबेबिलिटी 0.8, मतलब ईच ऑफ द कंपोनेंट, मतलब ये वाली प्रोबेबिलिटी हर किसी की है, n टाइम्स है। सो n टाइम्स के लिए मेरे को ऊपर n लगाना जरूरी है, क्योंकि मैं ये एक की नहीं निकाल रही हूँ, मैं ये मोस्टली n टाइम्स की निकाल रही हूँ। अब समझ आया कि ये छोटा सा स्टेप जहाँ पे लिखा हुआ है इसका इतना बड़ा मीनिंग है और यहाँ पर क्यों ये स्टेप आया। ओके, सो इसको करने के बाद हमने होल रेस्ट पावर n कर दिया, जिसके बाद जब मैंने इसे माइनस किया तो यहाँ पर आ गया 1 माइनस इसको माइनस करके 0.2 रेस्ट पावर n। सो इस केस में अब हमारा है कि नाउ हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी है सिस्टम वर्क करने की वो क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0.97। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि द मिनिमम वैल्यू ऑफ n फॉर विच द सिस्टम वर्क्स विद प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट 0.97। मैंने अभी बताया एटलीस्ट क्या होता है, मतलब 0.97 तो काम करेगा ही करेगा, पर उससे ज्यादा कितना काम करेगा। ओके, सो इम्प्लाइज दैट जो हमारे पास ये वैल्यू आई थी 1 माइनस 0.2 होल रेस्ट पावर n इक्वल टू हम किसके पुट कर देंगे, सॉरी ग्रेटर देन इक्वल टू 0.97 की पुट कर देंगे, क्योंकि हमने इसकी प्रोबेबिलिटी ये वाली निकाली है। ये करने के बाद जब हम इसको माइनस कर देंगे 0.2 रेस्ट पावर n, अगर मैं इसको इस साइड ले जाऊंगी, इसको इस साइड ले जाऊंगी, सो ये क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाता है। इतना आपको पता है, इतनी मैथमेटिकल कैलकुलेशन आपको सभी को आती है, ठीक है। क्योंकि फिर से बता देती हूँ, अगर बाई चांस हम किसी साइन को इधर उधर करते हैं, जैसे मैंने इस इक्वेशन को यहाँ कर दिया, 0.97 को इधर कर दिया, माइनस कर दिया, तो ऑटोमेटिकली उसका साइन चेंज हो जाता है। पहले 0.2 रेस्ट पावर n जो तो ग्रेटर देन इक्वल टू, तो अब लेस देन इक्वल टू हो गया। तो इस केस में हमें पता चलता है कि 0.2 होल रेस्ट पावर n इज लेस देन इक्वल टू 0.03। अब इसमें जितना भी तुम n की वैल्यू डालते जाओगे उस हिसाब से तुम्हारा रिजल्ट आता जाएगा। सो इट इज इजी टू सी दैट द मिनिमम वैल्यू ऑफ n फॉर विच दिस सेटिस्फाई इज 3। अब देख सकते हो आप, अगर हमें इसकी परसेंटेज ना निकाले, मतलब परसेंटेज कर दे हम, इसकी परसेंटेज बनती है 3%। सो इस केस में हमारा जो सेटिस्फाई आंसर है विच इज 3। अब समझ आया ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों था, देख लो खुद ही, 3 लाइन का क्वेश्चन था और बहुत इंपॉर्टेंट था। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम IIT जैम, वही MSc स्टैटिस्टिक्स से आया था, हाँ जी 2016 में। सो इसके लिए है कि लेट x बी अ बाइनोमियल, ये बाइनोमियल है, और 2p, आपको पता है जब बाइनोमियल के साथ 2p लिखा होता है, कोई भी वैल्यू होती, इसका मतलब क्या होता है n, इसका होता है p, ये तो p ही है ऑलरेडी। ये याद रखने हैं आपको, जब भी मैंने आपको इस डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ाया है ना, तो इसके बारे में बता रखा है कि इसके साथ इसके पैरामीटर्स क्या क्या होते हैं, जिससे आपको पता चले कि कौन सी वैल्यू क्या दी हुई है। आपको वहां लिखा नहीं होगा कि 2 का मीनिंग क्या है या 2 किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, नहीं, अब वो खुद मतलब खुद देखना पड़ेगा, खुद एनालाइज करना पड़ेगा कि ये 2 क्या है, ठीक है। सो नाउ 2p रैंडम वेरिएबल एंड y जो दिया गया उसके लिए भी बाइनोमियल दिया गया है, विच इज 4p रैंडम वेरिएबल, जहां पर वैल्यू 0 इज लेस देन p, मतलब p की वैल्यू 0 और 1 ही लाई कर रही है। अब बोला गया है कि प्रोबेबिलिटी x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है 5/9, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ y ग्रेटर देन इक्वल टू 1 क्या है। देखो क्वेश्चन देखने में बहुत सिंपल लग रहा है कुछ लोगों के लिए, आई नो कुछ बच्चों ने कर भी लिया होगा, बट कुछ के लिए डिफिकल्ट है, बट इसको करेंगे, आपको एक्सप्लेन करेंगे कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ, बहुत ईजी वे में। नाउ अब हमें क्वेश्चन दिया गया, हम जो गिवन वैल्यूज जो है हम उसे लिख लेते हैं। हमें दिया हुआ कि x जो है उसको बाइनोमियल वैल्यू गिवन है 2 और p की, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 5/9 है। क्यों, क्योंकि x जो है हमारा बाइनोमियल, मतलब फर्स्ट इक्वेशन की जो वैल्यू है प्रोबेबिलिटी है वो क्या है 5/9, तो इसी को यूज करके हम फाइंड आउट करेंगे अपना रिजल्ट। सो अब इस क्वेश्चन को देखोगे आप, अभी मैंने आपको चीज बताई थी, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 का मतलब क्या हुआ, ये सभी वैल्यू 1 से ग्रेटर देन है और इक्वल टू भी है। अगर मैं इसको लेस देन इक्वल टू करना चाहूँ, प्रोबेबिलिटी x इज लेस देन 1, तो क्या हो जाता है, मैंने अभी बताया था 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो जाएगा, हाँ या ना, मतलब यही है ना, प्रोबेबिलिटी x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज लेस देन 1 इज इक्वल टू 1। ये फॉर्मूला याद रखो एक तरह का, मतलब दिमाग में बिठा लो इसको, ठीक है, जैसे सॉन्ग्स को बिठाते हो वैसे बिठा लो इसको, ये बहुत ज्यादा यूज होने वाला है। ओके, सो इसी चीज को करने के बाद हमारा क्या आएगा, p x इज लेस देन 1 करके 1 माइनस जो हमारे पास ये 5/9 की वैल्यू थी, इसको मैं कर दूंगी माइनस, जिसका आंसर आएगा हमारा 4/9। अब एक और चीज मैंने इससे बताई थी कि
पी एक्स इज लेस देन 1 को हम कैसे भी लिख सकते हैं, एक्स लेस देन 1 मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। हाँ या ना, अभी क्वेश्चन के ऊपर मैंने समझाया इसको डिटेल में क्यों एक्स इज इक्वल टू 0 आया। ठीक है, अब हमारे पास वैल्यू है प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 की 4/9। ओके, नाउ अब हमें पता है प्रोबेबिलिटी एक्स इज इक्वल टू 0, आपको बताया गया था कि प्रोबेबिलिटी एक्स इज इक्वल टू 0 में स्मॉल एक्स इज इक्वल टू 0 अगर होता है इसका मतलब क्या होता है, फेलियर। पढ़ा है ना बाइनोमियल के केस में, फिर से बता देती हूँ, 1 जो होता है वो सक्सेस के लिए होता है और 0 जो होता है वो फेलियर के लिए होता है। 1 के लिए, सक्सेस के लिए प्रोबेबिलिटी हमें डिफाइन की जाती है, 1 के लिए प्रोबेबिलिटी होती है p, और नेगेटिव के लिए जो फेलियर होता है हमारा 0 उसके लिए होती है प्रोबेबिलिटी 1 माइनस p। गॉट इट, इतना सभी को स्टेप क्लियर है सभी को। ओके, ये करने के बाद हमारे पास क्या आ रही है, p x इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 4/9। अब हमें दिया है प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू फेलियर। साइड में आप देखोगे कि बिकॉज में लिखा भी गया है कि फेलियर है। ओके, अब इस चीज को हमने 1 माइनस p होल स्क्वायर कर दिया है। ओके, रुको जरा, ओके, फेलियर है। ओके, इसको स्क्वायर क्यों किया है, एनी आइडिया, किसी को आइडिया है इस चीज का? मैं बताती हूँ इस चीज का, 1 माइनस पी स्क्वायर ही किया बिकॉज अगर आपको याद है बाइनोमियल का फॉर्मूला एन एक्स पी रेज टू पावर एक्स 1 माइनस पी रेज टू पावर एन माइनस एक्स, पता है सभी को? ओके, एन क्या है हमारा यहाँ पे, एन है हमारा 2, ढंग से देखने स्टेप को, एन हमारा 2 है। इस फॉर्मूला में पुट करो पी एक्स एन सी एक्स, सॉरी एक्स में पुट करो, जस्ट वेट अ सेकेंड, यहाँ इसमें पुट करो 1 माइनस पी होल रेज़ टू पावर एन माइनस एक्स, एन कितना दिया हमारे पास, हाँ सॉरी 2, खुद ही भूल गई मैं, सॉरी एक्स इज इक्वल टू 0। ओके, नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ जो भी हमारे पास है, अभी हम उसको लिखते नहीं है, जस्ट उसकी वैल्यू पुट करते हैं। सो हमारे पास एक्स कितना है 0, एक्स क्यों, ये देख लो, एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, 1 माइनस पी, एन कितना है हमारे पास 2 माइनस 0। समझ आया सभी को? इसको करने की जरूरत नहीं है बिकॉज जब आप इसको फैक्टराइज करोगे ऐसे निकालते हैं, ये कट जाएगा, ऑब्वियसली 0 रह जाएगा, कोई फायदा नहीं है, सॉरी 1 रह जाएगा। ओके, सो इसको करोगे तो आपको कोई टाइम वेस्ट ही होना है, और आपको पता है किसी की भी वैल्यू 0 होती है वो भी 1 नहीं होता है। अब इस केस में देख लो 1 माइनस पी होल रेज टू पावर 2, लास्ट में हमारे पास 1 माइनस पी रेज टू पावर 2 आ गया। गॉट इट, बहुत ईजी स्टेप था, बट यहाँ पर कुछ बच्चों को लग रहा हो ये स्टेप कैसे आया, बट मैंने पूरी डिटेल में समझा दिया यूजिंग बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ये 1 माइनस पी का होल स्क्वायर क्यों आया। फिर भी डाउट होता है कमेंट सेक्शन में लिख दो। ओके, नाउ इसको करने के बाद अब देखोगे हमें निकालनी है p की वैल्यू। सो p की वैल्यू निकालने के लिए मैंने क्या किया, ये स्क्वायर को दूसरी साइड ले गई, इस साइड स्क्वायर है, दूसरी साइड क्या बन जाएगा, अंडर रूट, होल अंडर रूट, क्योंकि एक चीज को तो नहीं कर सकता ना, होल अंडर रूट, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को। अब आपको पता है 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है 2, 9 का कितना होता है 3। अब सिंपली मैथमेटिकल कैलकुलेशन, इसमें क्या ही बताऊं मैं आपको, मुझे बताओ। सो ठीक है, सो p इज इक्वल टू 1 माइनस 2/3, इसका एलसीएम लेके इट विल बिकम 1/3। सो p की वैल्यू आपकी आ गई 1/3। बस, अगर आपके पास p की वैल्यू आ गई सो नेक्स्ट वाले बाइनोमियल में यूज कर लो। सो इस वाले केस में हम फिर से ये यूज करेंगे, प्रोबेबिलिटी x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 दिया था। ठीक है, अभी आपने ये चीज सोल्व करी कि प्रोबेबिलिटी x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज लेस देन 1, इतना किया आपने। इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, गॉट इट। इसको करने के बाद मैंने क्या किया, यहाँ पर y इज इक्वल टू 0 कर दिया। ओके, y इज इक्वल टू 0 क्यों किया, क्योंकि मुझे वैल्यू निकालनी है अब प्रोबेबिलिटी y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 की। सो इस केस में मैंने x और y को मतलब अलग अलग पुट कर दिया। ओके, सब ये करने के बाद मैंने क्या किया, इसमें वैल्यूज पुट कर दी 1 माइनस 1/3 होल रेज टू पावर 4। ओके, क्यों, क्योंकि प्रोबेबिलिटी कितनी है मेरे पास 4, p कितना है मेरे पास 1/3। सो 1/p इज इक्वल टू 1 माइनस 1/3। अभी बताया आपको ये पावर कितनी होती है 0। ठीक है, ओके, अभी बताया था ना आपको कैसे निकालते हैं 1 माइनस पी होल रेज टू पावर 4 कैसे निकाला मैंने, इसमें भी मैंने यूज कर दी बाइनोमियल थ्योरम। n कितना मेरे पास इस टाइम पे 4, यहाँ पर कितनी है मेरे पास 0, p रेज टू पावर 0, 1 माइनस पी रेज टू पावर 4 माइनस 0, ये हो जाएगा 1 इंटू 1 माइनस पी रेज टू पावर 4, और p अभी हमने निकाला 1 माइनस 1/3 का होल रेज टू पावर 4। सेम स्टेप है, नथिंग चेंज्ड। अभी भी देखो ये चीज मैंने समझा दी है। ठीक है, सो इसके बाद मेरा 1 माइनस, इसी को फिर से सॉल्व करेंगे, एलसीएम मतलब इस चीज को हम ओपन करेंगे, ये आ जाएगा हमारे 2/3। इसको जब मैं रेज टू पावर 4 करूंगी तो हमारे पास वैल्यू आ रही है 16/2।
81। इस चीज को फिर से फर्दर सॉल्व करेंगे, 1 - 16/81, तो हमारा रिजल्ट आएगा 68/81। अगर आपको इसके आगे सॉल्व नहीं करना है, इन सच अ केस आपके पास कोई भी कैलकुलेटर नहीं है, कोई भी साइंटिफिक कैलकुलेटर नहीं है, या कोई भी ऐसा मेथड नहीं है आप इसको डिफरेंशिएट कर सको, तो आप यहीं पर भी छोड़ सकते हो, आपका रिजल्ट ठीक आएगा। बट अगर बाई चांस आपको फ्रैक्शंस में मतलब हाँ डेसिमल्स में अगर क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप इस चीज को फिर करके मतलब डेसिमल्स में निकाल के इसका रिजल्ट आपके पास आएगा 0.8024। तो ये था आपके कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आईआईटी जैम में आए थे। ये आईआईटी जैम में नहीं, ये बस स्पेसिफाई किया गया है, बट ये गेट में भी आए हुए हैं, ये सभी चीजों में आए हुए हैं, ठीक है। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। कोई डाउट होता है कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लेना, ठीक है, क्योंकि अभी अगर ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे तो अगली बार आप कोई गलती नहीं करोगे। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।